जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो गुप्त काल के अंदर जो भू राजस्व प्रशासन था, या कहें कि भू राजस्व प्रशासन के अंदर देखेंगे कि भूमि कितने प्रकार की थी, वहाँ पर कर कितने प्रकार के कर लिए जाते थे, साथ ही जो भूमि से संबंधित नियम कानून क्या थे, या कहें कि भू राजस्व से संबंधित नियम कानून क्या थे, भूमि को मापने की इकाई क्या थी, वहाँ पर सिंचाई वगैरह। कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम भूमि या कहें कि भू राजस्व जो व्यवस्था थी या कहीं जो प्रशासन था उनके बारे में संपूर्ण रूप से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यहीं से जो क्वेश्चन है जो कि सीधे तौर पर बन जाते हैं, तो इनके अंदर देखें, ये हमारी प्राचीन भारत पर इतिहास सीरीज नंबर जो कि 82 है। इसी के साथ जो गुप्त साम्राज्य पर ये पार्ट नंबर 8 है, जो कि 7 पार्ट पहले के वो अलग टॉपिकों पर थे। ये हमारा जो कि रहेगा गुप्तकालीन जो भू राजस्व या कहेंगे भूमि प्रशासन संबंधी जानकारी यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे। अब देखें कि भूमि के प्रकार। गुप्त काल में भूमि को अनेक प्रकारों से बांटा गया था। गुप्त काल में भूमि को अनेक प्रकारों से बांटा गया था, जैसे कि एक प्रकार की भूमि थी ब्रह्मदेव भूमि। ब्रह्म ब्रह्मदेव भूमि। अब ये ब्रह्मदेव भूमि है ना, वो भूमि थी जिस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दी जाते थे, क्योंकि गुप्त काल के शासक जो कि ब्राह्मण थे या कहेंगे जो ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों को भूमि दान दिया करते थे। अब ये भूमि जो दान दी जाती थी, ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी, इस भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। इस भूमि से गुप्त राजा कर नहीं लेते थे। तो ब्रह्मदेव भूमि वो थी जिसको गुप्त राजा या कहेंगे जो ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसको ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। अब अगला प्रकार की जो भूमि है वो है नदी मात्रक भूमि। नदी मात्रक वो भूमि होती थी जहां पर नदी के जल की सिंचाई कर उपज की जाती थी। यानी कि ये नदी मात्रक भूमि पर नदी से सिंचाई करके वहाँ पर उपज या कहेंगे कृषि की जाती थी। वह स्थान जहाँ पर नदी का जल प्रयोग कर किसाई जो कि कृषि की जाती थी उसको नदी मात्रक भूमि कहा जाता था। साथ ही कुछ भूमि ऐसी भी थी जो कि जिस पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता था, या कहें कि वह भूमि जहाँ पर किसी प्रकार का कोई कृषि या कहीं किसी प्रकार की उपज नहीं की जाती थी उसको शिल्पी भूमि कहा जाता था। शिल्पी भूमि को हम कह सकते हैं बंजर भूमि। तो जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि को गुप्त काल में शिल्पी भूमि कहा जाता था। इसके बाद में एक जो कि गोचर भूमि, ये गोचर भूमि, इस भूमि पर जो कि पशुओं को चराने के लिए राजा खाली स्थान छोड़ दिया जाता था, जहां पर पशुओं को चराया जाता था, तो उस भूमि को गोचर भूमि कहा जाता था। अब इस गोचर भूमि को हम चरागाह कह सकते हैं। इसी के साथ वहां पर गुप्त काल में अंदर एक अदेव मात्रक भूमि भी होती थी। अदेव मात्रक भूमि, तो अदेव मात्रक भूमि उस भूमि को कहा जाता था जहां पर वर्षा के जल से नहीं बल्कि सिंचाई करके वहां पर कृषि कार्य किया जाता था। यानी कि अदेव मात्रक भूमि वह भूमि होती थी जिस पर बिना वर्षा के जल के भी जो कि उपज प्राप्त कर ली जाती थी, या कहे कि बिना वर्षा के जल भी वहां पर कृषि कार्य कर लिया जाता था। ऐसी भूमि को अदेव मात्र भूमि कहा जाता था। यानी कि देवता यहाँ पर वर्षा कराकर यहाँ पर उपज में किसी प्रकार का योगदान नहीं था, यहाँ पर सिंचाई के द्वारा या कहें कि बिना वर्षा के जल के इस भूमि पर जो कि कृषि या कहें कि उपज प्राप्त कर ली जाती थी, ऐसी भूमि को अदेव मात्रक भूमि कहा जाता था। इसी के साथ एक भूमि होती थी जिसका नाम देव मात्रक भूमि। देव मात्रक भूमि उस भूमि को कहा जाता था जहां पर उपज वर्षा के जल पर निर्भर हो। यानी कि जहां पर कृषि की जाती थी या कहीं उपज की जाती थी, उपज में वर्षा का जल का बड़ा योगदान था, या कहें कि वर्षा के जल से जहां पर उपज प्राप्त की जाती थी उस भूमि को देवमात्र भूमि कहा जाता था। इसी के साथ वास्तु भूमि। अब एक गुप्त काल के अंदर वास्तु भूमि वो भूमि थी जहां पर निवास या कहेंगे रहने के लिए जो कि भूमि का प्रयोग किया जाता था। यानी कि निवास योग्य जो भूमि थी उस भूमि को जो गुप्त काल में वास्तु भूमि कहा गया। इसी के साथ क्षेत्रक भूमि।
क्षेत्रक भूमि वो भूमि थी जहाँ पर सामान्य कृषि योग्य जो भूमि थी उस पूरी कृषि योग्य भूमि को क्षेत्रक भूमि कहा जाता था। अब इसके साथ देखें कि इस भूमि या कहें कि गुप्त काल में अनेक प्रकार के कर थे। गुप्त काल में अनेक प्रकार के कर थे, तो उन करों को देखें तो वहाँ पर एक जो भूमि कर या कहें कि भूमि पर जो राजा कर लगाता था, यानी कि किसानों की जो भूमि थी उस भूमि पर राजा कर लगाता था। उस कर को भाग कर या कहें कि भोग कर कहा जाता था। यानी कि वो कर जो कि राजा भूमि पर जो कर लगाता था, राजा भूमि पर जो कर लगाता था, उस कर को भाग कर या भोग कर कहा जाता था। गुप्त काल है, इस गुप्त काल में भूमि पर 1/4 या कहें कि 1/6 कर लिया जाता था। इसके साथ ही यहाँ पर एक प्रकार का और गुप्त काल में यहाँ पर उद्रंग कर लगाया जाता था। ये उद्रंग कर जो कि स्थायी किसान थे, जो लगातार कृषि कार्य करते थे, या कहीं उद्रंग कर जो कि स्थायी किसानों पर राजा लगाता था। उद्रंग कर स्थायी किसानों पर राजा लगाया करता था। इसी के साथ ऊपरी कर राजा अस्थायी जो कि कुछ समय के लिए ही कृषि कार्य करते थे, उन किसानों पर जो कुछ समय के लिए ही कृषि कार्य करते थे, उन किसानों पर राजा एक अस्थायी किसानों पर राजा कर लगाता था, जिसको ऊपरी कर कहा जाता था। इसी के साथ राजा जो कि धार्मिक कर लगाया करता था, धार्मिक कर को साली कर कहा जाता था। इसी के साथ जो बुनकर थे, जो अनेक प्रकार के जो कि कार्य करते थे, जिनको बुनकर संबंधित, तो उन पर राजा एक कर लगाता था, जिसको गुलम कर कहा जाता था। इसी के साथ जो बेगार कर, यानी कि जो कि राजा को सीधा कर नहीं देते थे, या कहें कि या तो अन्न के रूप में या नगद जो राजा को कर नहीं देते थे, उन पर वेगार कर राजा लगाता था। यानी कि राजा उनको अपने कुछ कार्य करवाता था कुछ समय के लिए, जिसको वेगार कर देता था। यानी कि राजा लोगों से अपने कार्य करवाता था, यानी कि शारीरिक श्रम का प्रयोग करता था। इसके बदले राजा उन लोगों को किसी प्रकार का धन नहीं देता था, या कहीं किसी प्रकार की मजदूरी नहीं देता था। ऐसे कर को बेगार कर कहा जाता था। यानी कि राजा बेगार लोगों से जो कार्य करवाता था, जिसको गुप्त काल में विंट कर कहा जाता था। अब विंट कर जो कि एक प्रकार का वेगार कर है। इसी के साथ जो भू राजस्व संबंधित है, या कहें कि भूमि से कर वसूलने संबंधित है, या कहें कि भू राजस्व संबंधित जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों को देखें तो एक अधिकारी होता था जिसका नाम था ध्रुवाधिकरण अधिकारी। ये ध्रुवाधिकरण अधिकारी जो कि भूमि कर एकत्रित करने वाला होता था। यानी कि ध्रुवाधर जो अधिकारी होता था, ये ध्रुवाधर अधिकारी विभिन्न स्थानों से या कहें कि किसानों से कर एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था, जिसका नाम ध्रुवाधिकरण अधिकारी था। और एक और अधिकारी था, वो था महाछपटलिक अधिकारी। ये महाछपटलिक अधिकारी जो भूमि कर संबंधित जो लेखा जोखा कार्य किया जाता था, तो लेखा जोखा करने का कार्य महाछत्रपटलिक अधिकारी करता था। इसी के साथ जो कर संबंधित जो भूमि कर संबंधित जो अभिलेख थे, इन अभिलेखों की रक्षा या कहें कि इनकी निगरानी या कहें कि उन अभिलेखों की सुरक्षा करने वाला जो अधिकारी था, उसको कहा जाता था कर्णिक अधिकारी, जो कि भूमि संबंधी जो अभिलेख थे या कि जो भूमि संबंधी जो अभिलेखों की सुरक्षा करने वाला अधिकारी था गुप्तों के समय। इसी के साथ जो भूमि संबंधी जो विवादों को हल करने वाला जो अधिकारी था गुप्तों के समय, उसका नाम था न्यायाधिकरण अधिकारी भूमि संबंधित विवादों का हल किया करता था। इसी के साथ जो भूमि कर संबंधित जो लेखा जोखा लिखने का कार्य करता था, या कहेंगे जो लिपिक था, जो भूमि कर संबंधित कार्य लिखा करता था, उसको कहा जाता था गुप्त काल में दिवीर। ये कुछ अधिकारी थे जो कि भू राजस्व संबंधित अधिकारी थे। इसी के साथ जो कि गुप्त काल में भूमि संबंधित कुछ नियम भी थे। गुप्त काल में भूमि संबंधित कुछ नियम भी थे। तो वो नियम एक था अपर्दा भूमि में नियम था अपर्दा भूमि कि किसी को दान दे दी गई भूमि, यदि किसी व्यक्ति को दान देने के बाद में जिस भूमि को दान प्राप्त करता है, वो भी किसी और को दान दे सकता है। कहने का मतलब है ये राजा है, राजा इस
इस व्यक्ति को भूमि दान देता है, इस व्यक्ति को भूमि दान देता है। अब ये व्यक्ति भी अपनी भूमि को किसी और को दान दे सकता था, यानी कि राजा तो इस व्यक्ति को दान दिया भूमि, अब इस व्यक्ति को दान में जो भूमि मिली, इस भूमि को ये व्यक्ति किसी और को दान कर सकता था, यानी कि इस नियम को कहा जाता था अपर्दा भूमि। अपर्दा भूमि यानी कि दान में पाने वाला व्यक्ति दान में उस भूमि को किसी और को दे सकता था। राजा किसी और को भूमि में दान दिया, ये व्यक्ति किसी और को भी दान दे सकता था। ऐसी भूमि को अपर्दा भूमि संबंधित नियम था। इसी के साथ एक और नियम था अक्षव्य नीवी भूमि। अक्षव्य नीवी अक्षव्य नीवी भूमि, अक्षव्य नीवी भूमि, यानी कि जो ये राजा है, इस व्यक्ति को दान में जो भूमि दिया, अब ये राजा इस व्यक्ति के पास भूमि वापस दान नहीं ले सकता था, या ये व्यक्ति इसको भूमि दान दे दिया तो ये व्यक्ति इसके पास से वापस भूमि दान नहीं ले सकता था। कहने का मतलब है अक्षय नीवी भूमि का मतलब है कि एक बार किसी को भूमि दान दे दी तो उस दान दी हुई भूमि को वापस नहीं लिया जा सकता था। इस नियम को कहा जाता था अक्षय नीवी भूमि। अक्षय नीवी भूमि यानी कि किसी को भूमि दान दी है ना, अब इस दान दी हुई भूमि को वापस में नहीं लेना, वापस में नहीं लेना। इसी के साथ एक और था कि भूमि छिद्र न्याम। भूमि छिद्र न्याम, भूमि छिद्र न्याम ऐसी भूमि थी, भूमि छिद्र नाम, यानी कि ऐसी भूमि जिसका विक्रय नहीं किया जा सके, ऐसी भूमि जिसको बेचा नहीं जा सके, ऐसी भूमि जिसका विक्रय नहीं किया जा सके, ऐसी भूमि जिसको किसी को बेचा नहीं जा सके, ऐसी भूमि को कहा जाता था भूमि छिद्र नाम में भूमि। इसी के साथ नीवी भूमि। नीवी भूमि का मतलब होता था कि ये कोई भूमि है, ये कोई भूमि है, इस पर किसी व्यक्ति ने जो कि धन लगाया, यानी कि इसका सुधार किया, इसकी ऊंची नीची थी या कहीं इसमें धन लगाकर इसके अंदर सुधार किया, यानी कि इसका सुधार, इस भूमि में सुधार करने के लिए किसी व्यक्ति के 1000 रुपये लग गए तो उसको अधिकार था कि इस भूमि से वे जब तक 1000 प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उस व्यक्ति का इस भूमि पर अधिकार था, यानी कि इस पर 1000 रुपये लगाया तो ये 1000 रुपये इस पर प्राप्त करने का अधिकार था। इसको कहा गया नीवी धर्म भूमि, यानी कि भूमि पर लगाया गया धन भूमि से वापस प्राप्त करना। इसी के साथ भूमि को मापने की गुप्त काल के अंदर कुछ इकाइयां भी थी जो कि बार बार देखने को मिलती है। तो भूमि मापक इकाई थी जैसे कि नड गुप्त काल में भूमि मापने की इकाई थी। साथ ही 8 वाई यह भी भूमि मापने की इकाई थी। साथ ही पाटक, धनु, द्रोणावय और कुलमा, पास, वास, इसी के साथ निर्वतन और नाल, ये इकाइयां भूमि को मापने की थी, या कहेंगी इनके द्वारा भूमि को मापा भी जाता था। इसके साथ देखें कि जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल के अंदर जो ये पूरी भूमि थी, माना कि अलग अलग भागों में बटी हुई थी, लेकिन इस पूरी भूमि का जो मालिकाना हक या कहीं इन पूरी भूमि का जो कि हक या कहीं कि स्वामी राजा होता था, राजा के अधीन पूरी भूमि होती थी। कहने का मतलब है गुप्त काल के अंदर भूमि का जो मालिक है या कहीं कि भूमि का जो सर्वप्रथम मालिक होता था वो राजा होता था। इसी के साथ राजा जो कर लेता था, अब ये कर है ना, इतने प्रकार के कर थे, ये कर राजा या तो सीधे नगद में लेता था, नगद यानी कि नगद में लेता था, या अन्न के रूप में लेता था, यानी कि ये किसी के पास अन्न है तो अन्न को सीधे राजा को कर के रूप में दे सकता था, या नगद भी राजा को दे सकता था, यानी कि राजा कर एवं नगद में जो कि कर लेता था, नगद एवं अन्न के रूप में कर लेता था। इसी के साथ यदि जो कर देने में असमर्थ था उसे शारीरिक श्रम के आधार पर भी कर वसूला जाता था, जिसको कहा गया यहाँ पर वेनीटैकर यानी कि वेकार। इसी के साथ देखिए कि जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल में सिंचाई की अनेक व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन जो सबसे प्रथम है वो हमको रहट देखने को मिलती है। रहट यानी कि एक कुआं होता था, कुआं के अंदर एक चक्रासा होता था। अब यहाँ पर एक गरारी लगी हुई है, ये जो है इसके चारों ओर, उस गरारे के चारों ओर जो कि कह सकते हैं कि कुछ लगा हुआ होता था, जिसके अंदर पानी जो ये नीचे जाता, यहाँ पर बैलों के द्वारा इसको घुमाया जाता था। अब जैसे ये टोकरी है, ये अनेक टोकरियाँ लगी हुई थी, चैन जैसी टोकरियाँ लगी हुई थी। अब ये टोकरी जैसे नीचे जाती थी, ये टोकरी नीचे जाएगी, ये जैसे घूमेगा, ये चक्रा जैसे घूमेगा तो ये टोकरी नीचे जाएगी और इस कुएं में से इस टोकरी में जल भर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर आएगी तो ये
तिरछी हो जाएगी, जिसके कारण जल यहाँ पर नीचे आ जाएगा और यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ था, इसके माध्यम से जल यहाँ से चला जाएगा, यानी कि डायरेक्ट खेतों में वो चला जाता था। कहने का मतलब है कि रहट थी, इस रहट के द्वारा जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल के अंदर प्रमुख सिंचाई का ये साधन हुआ करता था। ऐसे हमको यहाँ पर जानकर देखने को मिलती है। इसी के साथ जो हमारी अगली सीरीज आएगी, इसी के साथ जो हमने देखा है ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल के लिंक पर मिल जाएगा। इसी के जो पार्ट नंबर 81 था, जो पार्ट नंबर 81 था, इसके अंदर जो हमने देखा था कि मौर्यकालीन जो केंद्रीय प्रशासन या कहेंगे जो प्रशासन किस प्रकार बटा हुआ था उसको देखा था। अब जो हमारे पार्ट जो कि सीरीज नंबर जो कि 83 आएगी, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो सैन्य प्रशासन था या कहेंगे जो पुलिस प्रशासन था, इनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं। यदि आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना। इससे हमें फ़ायदा यह होता है कि इस वीडियो को यूट्यूब अन्य लोगों के पास सजेस्ट करता है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।